हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज साइंस 086 का सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और हम आपके सामने आ चुके हैं। उसमें से कई सेट में से एक सेट का आंसर की लेके, अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आप इसके अलावा कोई और सेट का आपको आंसर की चाहिए तो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे देंगे। कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी किसी तरीके के पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। आप बस उसमें अपना नाम लिखकर उसमें जो पीडीएफ सबमिट करने का स्पेस रहेगा वहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को सबमिट कर सकते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको आंसर की प्रोवाइड करें। तो अभी जो हमने आंसर की के लिए जो सेट लिया हुआ है वो हमने सेट चूज़ किया था सेट 2। तो ये सेट जो हमारे पास है ये है सेट 2 और इसका क्वेश्चन पेपर कोड था 31/6/2। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये है 31/6/2 और ये हमारे पास है सेट 2। सेट 2 जैसा मैंने देखा कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू इजी के बीच में ही था। कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही और पीवाईक्यूज़ को लेकर सीबीएसई ने यह क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ था। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी। देखिए, मैं आपको अभी पूरा स्टेप वाइज तो आंसर्स कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं ऊपर ऊपर से आपको आपके आंसर्स क्या हैं वो मदद कर दूँगा ताकि आप अपने स्कोर को डिफाइन कर पाए। इसका देखिए यहाँ पे 2Na है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2Na ही होना चाहिए था, तो y की वैल्यू तो 2 ही होनी चाहिए थी। अब आप देख लेंगे 2Al हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 कर देने पे हो जाता, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है बी, प्लीज़ चेक कर ले। उसके बाद आ रहा है अ सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन। टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वही आपके टर्मरिक को रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से वायलेट कलर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो सोलेनॉइड होती है, अगर ये लॉन्ग करंट कैरिंग है तो इसके अंदर में हर जगह पर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो एक समान ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। दे आर सेम एट ऑल पॉइंट्स अगर आप देखते हैं तो। उसके बाद एनसीईआरटी, स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंदर में इंफॉर्मेशन दी थी कि ब्रॉन्ज जो होता है इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं तो दिस इज़ अ डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी लाइव प्रोसेसेस से इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो एंजाइम है और वो कौन से कंपोनेंट पे काम करता है। पेप्सिन स्टार्च पर नहीं काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, वो स्टमक में रिलीज़ होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करती है। लाइपेजेस फैट्स पर काम करते हैं और अमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप बोल सकते हो स्टार्च पर काम करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विद एसिड्स बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेसिस। मतलब कि यहाँ पर आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक और एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3। अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, मैग्निफिकेशन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का, और हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ये स्ट्रेट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लेकर ही ये भी क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद Mg+2HCl, MgCl2 और H2। देखिए यहाँ पर मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और NaOH HCl से रिएक्ट करके NaCl, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमारे पास वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी कि 1 इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 2 इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस में फ्रूट डेवलप करेगा। फ्रूट डेवलप करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो भी अच्छा और नहीं हो तो भी अच्छा, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर हमें ओवरी दिख रही है, यहाँ पर हमें ओवरी दिख रही है, यहाँ पर ओवरी मिसिंग है। तो ये दोनों जो होंगे ये आपका फ्रूट डेवलप करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स एंड वाई ओनली। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल में सॉल्ट्स दिए हुए हैं। सॉल्ट्स में भी हमारे पास एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्ट्स के बारे में दिया गया है और बोल रहा है कि एक्स जो है वो फिनोफ्थलीन टेस्ट दे रहा है और वाई जो है वो फिनोफ्थलीन टेस्ट नहीं दे रहा है। तो वाई जो है वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन एक्स तो आपका पक्का बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेना रहता है। यहाँ पर NaOH और H2CO3 दिया गया है, तो ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। यहाँ पर NaOH और H2SO4 लिया गया है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। यहाँ पर NH4Cl और HCl लिया गया है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। और यहाँ पे NaOH और HNO3 लिया गया है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आपको Y देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ X देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर Na2CO3 होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्ट से फिनोफ्थलीन टेस्ट देते हैं। उसके बाद इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट, अगर आपने आई का स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ पर हमारे पास लेंस होता है, यहाँ पर आइरिस के बीच में होती है प्यूपिल, और प्यूपिल के थ्रू ही लाइट आई के अंदर एंटर कर पाता है। इसके बाद सीधे डायरेक्ट NCERT बुक के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है लेशमानिया में बाइनरी फिशन को लेकर के। अगर हम लोग लेशमानिया देखते हैं तो ये काला अजहर भी कॉज करता है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर हो गया, सबसे पहले ये नॉर्मल लेशमानिया है। नॉर्मल लेशमानिया में इसने 3 डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाए हैं। 2 न्यूक्लियस फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बीच से डिवीजन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर बीच से डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4। सो ये आपका आंसर होना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ श्योर शॉर्ट आंसर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसर्स क्या होंगे। द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो आपके बुक में एक डायाग्राम के मदद से दिया गया था। ऐसे लाइट एंटर कर रही थी और आप डायग्राम देख सकते हैं, ऐसे लाइट जा रही थी और इस तरह से आपका था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लाइट ऐसे एंटर हुई, मीडियम चेंज हुआ, मतलब रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ये कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कोई बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अंदर अंदर में ही हो रही है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगी, स्कैटरिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए आप NCERT बुक, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल क्या बोलेंगे, इजी क्वेश्चन ही था, बस क्वेश्चन को थोड़े से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर आपने प्योर TT लिया होमोजाइगस और शॉर्ट TT लिया हेट्रोजाइगस, ये आपके पेरेंट जनरेशन था। इससे जो आपको F1 जनरेशन मिलेगा उसमें सारे TT ही होंगे, T कैपिटल T स्मॉल t, यानी ऑल टॉल होंगे। लेकिन इसके बाद आप F2 जनरेशन जब लोगे तो यहाँ पर आपको एक कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। यहाँ पर क्वेश्चन फिनोटिपिक रेशियो से नहीं था, देखने में लग रहा है फिनोटिपिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जीनोटिपिक रेशियो से था। क्वेश्चन बोल रहा था कि प्योर टॉल इज टू हेट्रोजाइगस टॉल इज टू डॉर्फ, इसका रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1। तो यहाँ पर आपसे बस प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट पूछ रहा था, तो आंसर होता 1:1। सो दिस शुड बी योर आंसर। ये जिसने भी किया है गलत है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर आया वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल। देखिए, जब भी राइडिंग अ बाइसिकल आता है तो आपको बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन करना रहता है। तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन के लिए हमेशा
हिंड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला जो है वो इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है, तो सेरिबेलम होगा। इसके बाद आते हैं स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब। आपने आवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे फूड वेब है। एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जस्ट आपके ट्रॉफिक लेवल में होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब आपको ऐसे लोगों को ढूंढना था जो हर्बीवोर्स हैं। सबसे पहले कैट एक हर्बीवोर है नहीं, बियर एक हर्बीवोर है नहीं, फॉक्स एक हर्बीवोर है नहीं। आंसर माइस एंड रैबिट। आपने अगर इसको नहीं भी देखा होता, ये नहीं भी दिया रहता, तो भी आप कर सकते थे कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हमेशा हर्बीवोर होंगे। बियर हर्बीवोर नहीं है, फॉक्स हर्बीवोर नहीं है, कैट हर्बीवोर नहीं है, तो माइस एंड रैबिट होगा। ये टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ था ताकि टाइम वेस्ट हो। इसके बाद असर्शन एंड रीज़न, स्टैंडर्ड असर्शन एंड रीज़न आए थे। पहला है हमारे पास कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है और सोडियम क्लोराइड से लोअर होता है, ये आयनिक बॉन्ड, ये सही बात है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये भी सही बात है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये रीज़न नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। बायोटिक कंपोनेंट, और जैसे एबायोटिक में सॉइल आ जाता है, लैंड आ जाता है, बायोटिक में आपके पास ह्यूमन आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, एव्स आ जाते हैं, अलग अलग क्रीचर्स आ जाते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक components play important role for the subsistence of life। यहाँ तक तो ये लाइन सही था, लेकिन इसने लिख दिया वर्क इंडिपेंडेंटली, ये गलत हो गया। बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो दिस इज़ अ फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा सी। 18 का आंसर आपका आएगा सी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे असर्शन है, इट इज़ एडवाइसेबल दैट वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। नो, वन शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, बिकॉज वाटर टू एसिड डालने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये आपका फॉल्स हो गया। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। जब आप एसिड को वाटर में डालते हो तो ये एक्सोथर्मिक तो होती ही है, तो इसका आंसर होगा 19 का आंसर होगा डी। दैट 19 का आंसर आई थिंक इट शुड बी डी। ओके, इट बिकॉज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम भी हमें पता है, स्यूडोपोडिया होता है। इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इज टेकन बाय इंटायर सेल सरफेस। नो, ऑल में नहीं होता है बच्चे, पैरामेशियम में ये हो जाता है, क्योंकि पैरामेशियम के पूरे बॉडी पे सीलिया रहते हैं, तो पैरामेशियम में पूरे बॉडी, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन पैरामेशियम, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिख दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, रीज़न इज फॉल्स है, तो इसका आंसर सी होगा। तो हमने अभी तक जितने पेपर को सॉल्व किया, सेक्शन ए पेपर जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो एनसीईआरटी बुक के बाहर से था। या तो एनसीईआरटी से पूछा है इन्होंने, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा है, उसके बाहर ये नहीं गए हैं। जैसे कोई कॉम्पिटेंसी और ऐसा जो हवा बनाया गया था, मुझे कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी ने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आए हैं। अ मेटल नाइट्रेट ए, एक मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन। ये तो फ्रेंड्स बच्चे आपका PbNO3 वाला क्वेश्चन आ गया। PbNO3, लेड नाइट्रेट है ये, ठीक है। ए जो है वो आपका PbNO3 है, और कोई मुझे बी अपने से सोचिए, बी क्या होगा, बी पे थोड़ा जोर डालिए, बी हमारा NO2 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ब्राउन कलर्ड गैस होता है। और अगर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे तो पहला रिएक्शन जो है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और दूसरा रिएक्शन जो है वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आप बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको रिएक्शन भी लिखनी थी न, आपको बस नेम करना था रिएक्शन को। रिएक्शन लिखने पे कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर आपने लिख भी दिया है देन इट इज़ वेल एंड गुड। ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें हाफ मार्क्स आपको नेमिंग ऑफ रिएक्शंस पे मिलने थे। इसके बाद देख रहे हो ए से जब बी में लाइट जा रही है तो नॉर्मल के नज़दीक जा रही है कि नॉर्मल से दूर चली जा रही है। जब लाइट नॉर्मल से दूर जाती है मतलब ये रेयरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये रेयरर टू डेंसर, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। ये आपका रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे चली जाती है, रेयरर में तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, रेयरर में वो थोड़ी शिफ्ट कर जाती है, स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ पर बढ़ जाता है। If the speed of light in medium A is Va and the speed of light in medium V is Vb, ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। इसके लिए हम लोग NCERT बुक आप देखें, NCERT से डायरेक्ट फार्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हज़ल क्रिएट हो गया होता है, इसकी वजह से थोड़ा गलत बता दिया। आई जो है वो यहाँ पे बड़ा है और आर जो है वो छोटा है, इसलिए ये वाला जो मीडियम है ए वो हमारे पास रेयरर मीडियम है और बी जो है वो डेंसर मीडियम है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बाद देखते हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज़ वी ए एंड मीडियम बी इज़ वी बी, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसके लिए आप जानते हो कि म्यू ए से बी गया तो बी ए इज इक्वल्स टू, इट शुड बी वी ए बाय वी बी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ रे ऑफ, इस दोनों में से कोई एक ही बनाना था। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड, डायमंड अगर आप देखते हो इस प्रकार का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ डायमंड एंड वाटर। यहाँ पर मान लीजिए इंटरफेस है, यहाँ पर हमारे पास वाटर है। ड्रॉ अ लेबल डाइग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, कॉपी यही कर देना है, बस यहाँ पर आप इसकी जगह डायमंड लिख सकते हो और इसकी जगह वाटर कर सकते हो और एरोज़ के डायरेक्शन को चेंज कर देना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। डायमंड डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। इसके बाद ये आपने देख लिया। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डायमंड एंड वाटर आर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव। ये तो NCERT बुक, ये आप खुद से कर लेंगे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो NW/ND हमारे पास आ रहा है, या फिर आप इसी, देखिए कुछ बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से डिफ़ाइन करते हैं, कुछ लोग म्यू से डिफ़ाइन करते हैं, तो मैं म्यू भी ले रहा हूँ, N भी ले रहा हूँ, आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी। इसका 0.5 समथिंग करके आंसर आ रहा था अप्रॉक्स, आप चेक कर लेंगे। इसके बाद स्टेट द रूल टू डिटरमाइन मैग्नेटिक स्टेट। जब स्टेट करने आए तो आपको पूरे सेंटेंस में उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ नेम नहीं लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है। जब स्टेट लिखा रहता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर, ए का आंसर आ जाएगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और बी का आंसर आ जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको आपने एक्सप्लेन किया होगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं द रेजिस्टर 6 ओम 4 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ड्रॉ अ डायग्राम। आपने क्या सोचा कि इसका आंसर कैसे बनेगा? कई तरीके थे इसको सॉल्व करने के। एक हम लोग चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल से हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग 6 और 4 को सीरीज़ में ले लेते हैं तभी आ जाएगा 10 इंटू, तभी क्वेश्चन का आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा हमारे पास 10 और इसके साथ पैरेलल में जाएगा तो 8 ओम तो नहीं आ पाएगा। 4 और 4 को अगर हम लोग सीरीज़ में ले लेते हैं तब ये 4 + 4 8 आ जाएगा, 8 6 48 प्लस 8 + 6 14, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम लोग 6 और 4 को पैरेलल ले लेते हैं तो 6 4 = 24 + 6 और 4 10, ये भी नहीं हो पाएगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में ले लेंगे और इसके साथ सीरीज़ में करेंगे। देखिए 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये तो 4 और 4 हमारा आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। तो इसको अगर आपने देखा तो 6 ओम, इसको आप सॉल्व कर ले 4/2 होगा क्योंकि ये आ जाएगा 2 ओम, तो ये हमारा हो सकता है 8 ओम। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायाग्राम देना ज़रूरी था, तो मैंने बोला डायाग्राम इस तरह से बनाना ज़रूरी था। ड्रॉ अ डायाग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इस तरह से ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको न्यूमेरिकली जस्टिफाई करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, फिर सीरीज़ के साथ लगाइए, इस तरह से आपको वो करना है। इसके बाद गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन आवर माउथ कैविटी। इसका आंसर है बच्चों टायलिन। ठीक है। स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस इट, ये आपका है सलाइवरी ग्लैंड। आप लोग टायलिन को कुछ बच्चे सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। What would happen to the digestion process? देखिए टाइलिन का काम होता है माल्टोज को तोड़ना, लेकिन आप कर सकते हो कि इनएप्रोप्रिएट डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अगर ये नहीं रहेगा तो देयर विल बी इनएप्रोप्रिएट डाइजेशन ऑफ स्टार्च, या फिर डाइजेशन ऑफ स्टार्च विल बी अफेक्टेड। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स टुवर्ड्स अ शूट। देखिए सबसे पहले ये वाला जो मूवमेंट है ये एक केमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, और ये वाला जो मूवमेंट है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ लीव्स टुवर्ड्स, ये एक आपका इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है। इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। देयर आर नो सच केमिकल्स इन्वॉल्व फॉर leaves. Like touch me not plant, you touch that plant and the plant gets curved. इसमें कोई पर्टिकुलर केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको ग्रोथ मूवमेंट मान सकते हैं, इसको नॉन ग्रोथ मूवमेंट मान सकते हैं। यहाँ पर आपका जो स्टिमुलस है वो लाइट है, यहाँ पर स्टिमुलस टच है। साइनैप्स की अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर आप लोग थोड़ा सा डायग्राम देखते हो, मैं तो कुछ आंसर प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, डायरेक्टली आपके सामने जो हम लोग आंसर्स बना रहे हैं वही बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर तो लोग हैं जो लोग आंसर मतलब बुक से रट के आ जाते हैं, बुक खोल के बैठ लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, और ये मान लीजिए मेरा टर्मिनल है, और ये मान लीजिए मेरा दूसरा, मान लीजिए ये मेरा दूसरा है। तो यहाँ पर भी मेरे पास टर्मिनल एंड था और ये मेरे डेंड्राइट्स थे। इनके बीच की जो ये पूरी जगह है, इस पूरी जगह को ही हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स पर क्या होता है, इन जो टर्मिनल एंड्स होते हैं इनसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज़ होता है, और जब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज़ होता है तो उनके मदद से इम्पल्स जो होते हैं वो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन ट्रैवल करते हैं। इसी जगह को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। यही आपको थोड़ा सा डायग्राम के मदद से एक्सप्लेन करना था और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बता देना था। इसके बाद मान लीजिए कि हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, सेक्शन सी में। तो व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सोलेनॉइड का आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख सकते हो, कॉइल ऑफ एनी कंडक्टर which produces a magnetic field when connected to a suitable potential difference। मतलब जब आप उसमें करंट फ्लो करवाओगे तो वो सर्कुलर टर्न्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक प्रॉपर सेल से ज़रूर कनेक्ट करें, या की लगाना चाहे तो की भी लगा दें।
ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, सॉरी ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो साउथ पोल होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से अब निकलेंगे और साउथ पोल पे एंटर करेंगे। तो आप इस तरह से इसको दिखाएंगे, इस तरह से। मैंने थोड़ा उतना हैप्पीजर्ड रूप में बनाया है, आप थोड़ा इसको क्रिस्टल क्लियर बनाएं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट। तो मैंने पहले ही बोला कि व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब उसे करंट फ्लो करे तब। ड्रॉ द पैटर्न, ये भी हमने बना लिया, ये भी हो गया। स्टेट द रीज़न फॉर मायोपिया, ये एनसीईआरटी बुक। इमेज फॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक आप देख लें। इसके लिए आप कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। Some plants like pea plants have tendrils which help them to climb. Explain how it is done. Name the plant hormone. ये आप एनसीईआरटी बुक से मदद ले सकते हैं। कौन सा हार्मोन ऐसे होगा, इसके लिए हमारे पास ग्रोथ के स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ऑक्सिन। देखो आपके पास 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, इथिलीन। तो मेन जो हार्मोन जो ग्रोथ को टेंड्रिल्स में स्टिमुलेट करता है वो है ऑक्सिन। बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिनोमिना देखोगे जैसे कंट्रोल बाय ग्रेविटी, इसको जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ग्रेविटी के लिए हमारे पास आ जाता है ग्रोथ ऑफ रूट्स, वाटर भी हम आप बोल सकते हो ग्रोथ ऑफ रूट्स, और कीमोट्रॉपिक आप बोल सकते हो कि दिस कैन बी डेवलपमेंट या फिर अट्रैक्शन ऑफ या फिर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल व्हेन पॉलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा। ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में आप डाल सकते हो। ये तो पूरा आपको डबल सर्कुलेशन यहाँ पर एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम आपको इम्पॉर्टेंट है, स्कीमेटिक डायग्राम मस्ट है। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम नहीं बनाया है 1.5 मार्क्स मेरे हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी बुक कि आप सीधे कॉपर ऑक्साइड के बारे में या फिर कॉपर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्सटेंस, तो देखो मेटल क्या है, मेटल है कॉपर, ये क्या है कॉपर ऑक्साइड। आप रिएक्शन एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। सब्सटेंस एक्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए कुछ नहीं समझ आए तो भी लाइम वाटर मिल्क देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात की गई है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा गैस बनाएगा। तो देखिए ये आपका एक इस तरीका का हमारे पास एक रिएक्शन आएगा, CO2 रिलीज़ हो रहा है। ये CO2 जो है यही आपका लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने में मदद कर रहा है। इसके साथ और में हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि a metal M on reacting with dilute acid liberate a gas Hg। ये तो आप G तो सीधे बता सकते हो कि हाइड्रोजन होगा, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो H2 गैस ही रिलीज़ करते हैं। और ये मेटल के बारे में देखो, द सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट्स गैस X व्हेन रिएक्ट्स विद द बेस। तो कुछ इससे समझ में आया कि ये कौन सा मेटल हो सकता है। कोई मेटल ऐसा दिमाग में आ रहा हो जो बेस के साथ रिएक्ट करता हो और H2। आप देख सकते हो जिंक जो होता है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, इसीलिए जब वो रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एक मेटल M ही है, ये जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस तरीके के मेटल्स हो सकते हैं जो कि इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये एक रिएक्शन हो गया। यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप इसको कुछ इस तरह से करें, तो कि आप इसके जगह पे M ले लें तो ये ज़्यादा स्टैंडर्ड रहेगा। और ये MZN भी हो सकता है, Al भी हो सकता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है वो पॉप साउंड टेस्ट होता है। अगर आप मैचस्टिक के बगल में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हो तो पॉप से मैचस्टिक का गैस हो जाता है, मतलब मैचस्टिक बंद हो जाती है।
ये आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है, पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है, आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। व्हाट आर आइसोमर्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का है। C3H6O आप कर सकते हो, ये यहाँ पर आपके ईथर एक बन जाएगा, एक कीटोन बन सकता है, एक अल्कोहल बन सकता है, तीनों बन सकते हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर C3 हम लोग एक बार चेक करते हैं, ऐसा दिमाग में आता है कि ये सब बन सकता है, हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। तो मान लीजिए C3H6O, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बाकी लोग सॉल्व पेपर करके आते हैं, हम लोग साथ में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए OH आ गया, HH HH HH, ये तो नहीं हो सकता है भैया, क्योंकि यहाँ पे तो 6-8 अल्कोहल, तो ये नहीं हो सकता है। ये मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे। मतलब जैसे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम लोग तुरंत इसको एक बार एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए किस तरह से, ये है CH3 CH2 CHO और CH3CO CH3, ये दोनों हैं। यानी कि आप ले सकते हैं इसको, ये और ये आपका हो जाएगा। व्हाट आर सोप्स, सोप्स आप देख सकते हो बेसिक होते हैं, लॉन्ग चेन्स होते हैं। हाउ आर दे केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट्स, ये भी आप कर लोगे। वाई डू सोप्स नॉट वर्क एफिशिएंटली इन हार्ड वाटर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बेंजोएट फॉर्म्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स होते हैं इनके। आपको वो याद होगा, आपने सॉल्व कर दिया होगा। हार्ड वाटर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये स्कम बना लेते हैं, ये आपका इनसोल्यूबल पार्ट्स बना लेते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए आप कौन सा कंपाउंड, आप कमेंट में बताइएगा कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत बच्चे लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को बना कर आए होंगे, क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन थी, बच्चों को थ्योरी में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो नेगलेक्ट करते कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्रो सोचते थ्योरी करके निकल जाए। तो देखिए व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज, देखिए लेकिन कब तक आप लोग को थ्योरी से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में जाना होगा। जैसे ये डिफाइन वगैरह 12th क्लास में 11th क्लास में नहीं आएंगे, वो 10 ही क्लास तक रहते हैं। व्हाट इज़ अ होमोलोगस, तो व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट जनरल फार्मूला फॉर एल्काइंस, ये तो आप लिख सकते हो CnH2n-2। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट होमोलोग ऑफ दिस सीरीज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। C2H2 है, C1 2 3 CH, इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर आप इसको एक और ऐसे ले दो, ऐसे गोल, फिर आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, और यहाँ पर एक और देखिए ऐसे, इस तरह से आप क्लियर क्रिस्टल बना सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका नाम भी पूछा गया है तो इथाइन होगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूला आर, ठीक है, ROH होगा और ये RCOOH होगा। इसके बाद आप आए, पेपर काफ़ी लेंदी है, हम लोग देख रहे हैं अब तक एक ही पेपर बनाने में कितना टाइम लग गया है। व्हाट इज़ मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का आप डिफाइन एनसीईआरटी से देख लें। SI यूनिट तो ओम है, लेकिन आपको SI यूनिट को डिफाइन करना है। रेजिस्टेंस, उसके बाद लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच R डिपेंड्स ऑन L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स, इसीलिए हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना। मुझे पता था कि बच्चे पहले इतना पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले रेक्टेंगुलर कंडक्टर को भी देखना चाहिए था। हम लोग चलिए रेक्टेंगुलर कंडक्टर के हिसाब से क्या आंसर होगा। देखिए आपको यहाँ पर बहुत बच्चे बहुत मूर्ख की तरह सोच रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर लिख दिया है तो कुछ और आंसर होगा, ये होगा तो ट्रायंगुलर कुछ। CBSE कभी पेंटागोनल कंडक्टर लिखेगा, किसी दिन हेक्सागोनल कंडक्टर लिखेगा, किसी दिन ऑक्टाहेड्रल कंडक्टर लिखेगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है।
देखिए, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अफेक्टेड विथ लेंथ इज डबल। देखिए, जब आप लेंथ इज डबल्ड है तो 2r हो जाएगा, और रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड तो r/4 हो जाएगा। आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा आंसर को। मैंने आपको बस डायरेक्ट आंसर मिलाने के लिए दे दिया, ये आप सॉल्व कर लें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। ये सब भी काफ़ी इजी हैं, ये आप एनसीईआरटी को अगर आपने इन टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ऊपर नीचे करके आए हैं, आप कर सकते हैं। और जैसे कि ये भी बहुत इजी है, दैट इज़ नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर अ मेटल दैट गिव्स विगरस रिएक्शन इन एयर एंड वाटर। मान लो ये सोडियम के बारे में हो सकता है बात कर रहा हो, सोडियम का कैसे होता है आप बता सकते हैं। कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज हायर एफिनिटी, लोअर एफिनिटी आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब बेटिव, ये तो हमेशा का क्वेश्चन बन चुका है, सीबीएसई का हर साल आता है, सीना बार से एनसीईआरटी प्लस मल्टीपल पीवाईक्यू, हर दूसरे साल मर्क्यूरी का आता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिए, इससे ये पूरे पेपर का मुझे अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगा, हर साल आता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जाइगोट, इन ईच गैमेट 23, इसमें से 22 प्लस एक्स या फिर वाई होता है, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक्स और वाई में से कोई एक प्रेजेंट होता है। इसके बाद अ फ्यू रेप्टाइल्स रिलाई इंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, आप कुछ देख सकते हो, कुछ रेप्टाइल्स के नाम आप बता सकते हो। टॉर्टवाइज हो सकता है, टर्टल हो सकता है, टॉर्टवाइज नहीं। आप टर्टल और लिजर्ड को अपना आंसर मान सकते हो। ये एनसीईआरटी ने कहीं पे मेंशन शायद नहीं किया है, लेकिन चलिए क्वेश्चन आने के लिए आया है तो आपको करना होगा। शायद ऊपर में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं ऊपर में भी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी हुई है। नाउ ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्स 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 वाई, इससे हमें सिर्फ एक तरीके के गैमेट मिलेंगे, यहाँ से हमें दो तरीके के मिलेंगे एक्स वाई। आप इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को कर सकते हो। एक्स एक्स 50% फीमेल और एक्स वाई 50% मेल, ये बस इतना भी लिख दोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। वाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एक्स क्रोमोसोम्स, इसमें भी सेम यही क्रॉस करके दिखाना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यही है। तो इसके साथ हमने साइंस के पेपर को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इन क्वेश्चंस, इस तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन का आंसर में दिक्कत होगा ना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, ये गिव रीजंस वगैरह को, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ वैसा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर्स को रीडिंग की होगी। सो चलिए, हम यहाँ पर एक आपने मैं प्रोवाइडेड गूगल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मैं तभी डालूँगा अगर आप डिमांड करेंगे, इफ़ डिमांडेड, वरना मैं नहीं डालूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में डिस्क्रिप्शन में लिखिए गूगल लिंक, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया है सेट 2 31/6/2, ये हमारा क्या है, सॉल्व्ड, ठीक है। ये हमने कर लिया है सॉल्व। थैंक यू।